फोटो बना ली आपने? देख ले, बनानी तो बना ली। So, dear children, once again, very good morning to you all and welcome you all rather. So, let us begin with our new discussion, new topic. Last time, we were discussing gravitation. ये door close कर लेना. Gravitation. Last time we were discussing. देख लेना, कंप्यूटर वाले कोई टीचर होंगे बाहर, तो एक बार उनको बोलना चेक कर जाए ये सारा ठीक सिस्टम है. कोई कंप्यूटर वाले टीचर है तो देख लेना एक बार. ये कुछ और ही स्क्रीन पे लिखा आ रहा है. आज 24 है ना बेटे आज? अच्छा, लिखी हुई है. नाइस बेटे, नाइस, थैंक यू ऑल. सो वी वर टू रिवाइज द टॉपिक्स अहेड. इसमें बेटे हमने कल आप नहीं आए थे ना, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था बेटे. आदित्य सर होंगे सामने बैठे किसी रूम में लैब के पास. लेट अस प्रोसीड विद द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट. ये बेटे लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. But if the height is very small in comparison to the radius, then we have to go some alternative way. Let us focus upon this, how to calculate this variation of g with the height, and let us proceed with our discussion. Imagine that we have this earth as per our previous discussions. बेटा imagine कर लीजिए ये अर्थ है हमारा. मास कैपिटल M, रेडियस बेटा अर्थ का कैपिटल R. मास और रेडियस आई होप कि आपको याद होगा कि कितनी कितनी इनकी बेटे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं अर्थ के मास की और अर्थ के रेडियस की. बेटे सरफेस पे हमने एक बेटे छोटा सा पॉइंट मास इमेजिन किया एंड दिस वाज हैविंग ए मास स्मॉल है. लास्ट टाइम हमने किया था अगर हाइट बेटे कम हो जाएगी देन व्हाट विल बी द केस, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस बेटे. तो जी जो था हमारा दैट वाज बेटे इक्वल टू GM अपॉन R का स्क्वायर. ये बैकग्राउंड की कुछ ये आ रही थी इसलिए मैंने आपको दिया. कम बेटी कम, सिट. हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू. हाँ जी, नहीं ठीक है, रूम डिसेबल कर दो. अच्छा कर दो. सिट बेटे, वेटिंग रूम भी डिसेबल कर दो. सो बेटे वी हैव फर्दर, ठीक है जी, थैंक यू. GM upon R square बेटे we were discussing. Now what we do is that बेटे we take this object up to a height h, and that height h जो है that is very very small in comparison to the radius. So take this object बेटे up to a height, say this is the object now, and height of the object is small h from the surface of the earth. Last time we completed this article, but at that time we were saying that height is in comparison to the radius of the earth. height मतलब बहुत बड़ी हमने सपोज की थी, है ना बेटा. अब हम अगर कहेंगे कि this is valid if h is very very small in comparison to the radius of the earth, then how we are to proceed बेटा. This is the point. करें start बेटे.
सो बेटे ये g का वैल्यू आपका अर्थ की सरफेस पे नॉर्मल जितना हम यूज करते हैं इट इज प्रेजेंट। g की वैल्यू एट ए हाइट h दिस इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर बेटा, लेकिन r की जगह पे हमारे पास अब क्या है r प्लस h, तो आई विल नॉट बी राइटिंग एज r बट आई विल राइट इट एज r प्लस h का कंप्लीट स्क्वायर बेटा। I will be marking this as equation number 1, this as equation number 2 बेटा, because हमने g की वैल्यू हाइट पे निकालनी है। I will divide this equation by this equation, that is equation number 2 divided by equation number बेटे 1। जब हम डिवाइड करेंगे g at a height h, g on the surface बेटा, it will be gm अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर बेटे। ये डायग्राम रब कर दो, जरूरत तो नहीं इसकी आपको, अभी बनाया नहीं आपने, बना लो जल्दी से। आर स्क्वायर अपॉन जी एम, तो ये जी एम आपका बेटे कैंसल आउट हो गया, कर दूं रब। अब जब ये पैरामीटर्स आपके कैंसल आउट हो जाएंगे बेटे, आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद g at a height h divided by the g on the surface of earth। नोट कर लो बेटे, दिस इज r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का कंप्लीट स्क्वायर। आपको याद होगा इसको g को हमने उस तरफ शिफ्ट कर लिया था, लास्ट की कल हमने किया था ना ये बेटे। सो g at a height h, दिस इज g on the surface, r का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का बच्चों सारे का स्क्वायर। ठीक है बेटे, ये हमने कल कर लिया था यहां तक। अब थोड़ा सा देखो, इसको मैं ना रिलेशनशिप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, इसमें थोड़ी सी चेंज लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसको चेंज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड हाउ इट विल बी मेकिंग अवर रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशंस बेटा। So here g at a height h, g on the surface as it is, न्यूमिनेटर में r का स्क्वायर, इसको हमने कुछ भी नहीं किया बेटे। ये छोटी ब्रैकेट को ध्यान से देखना, इसमें से अगर मैं r को बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो मेरे पास देखो यहां तो r था, इसकी जगह 1 आ गया, यहां तो r है ही नहीं, तो मुझे h अपॉन r ये ऐसे करना पड़ेगा और इसको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ जी, ये h अपॉन r कैसे आया, इसके लिए एक बार दोबारा देखो। आप क्या करो, r को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, अंदर ले जाएं, r को 1 से मल्टीप्लाई किया, r बन गया वापस, r को h ओवर r से मल्टीप्लाई किया, r से r कट गया, h वापस मिल गया। अब तो जस्टिफाइड है बेटे, इसलिए ऐसे किया है क्योंकि मैं इसको r को इस r के साथ कैंसिल आउट करना चाहता हूं। मुझे अपना रिलेशनशिप भी तो बेटे यहाँ पे जो है इन क्वांटिटीज के बीच में वो बनाना है ना, तो थोड़े स्टेप्स को अमेंड करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इस तरीके से क्लेवरली मैथमेटिकली इनको हमें चेंज करना होगा। चलिए आगे, अब समझ आ गई ना अब। सो आगे बेटे देखो, g एट ए हाइट h, g ऑन द सरफेस r का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज, इस सारे का स्क्वायर है ना बाहर, दोनों का स्क्वायर है ना बाहर, और दोनों मल्टीप्लाइड भी हैं। इट विल मीन दैट कि आई विल बी राइटिंग r स्क्वायर इनटू 1 प्लस h अपॉन r, इसका सारे का स्क्वायर। बताइए जरा, क्लियर है? ऑल क्लियर? हाँ जी, ओके। तो फिर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट दें, कट कर देते हैं, कॉमन है ऊपर भी नीचे भी। g एट ए हाइट h, g ऑन द सरफेस 1 अपॉन 1 प्लस h ओवर r, इसका स्क्वायर बन गया। अच्छा बच्चों, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जरा ध्यान देना बोर्ड की तरफ। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप x की पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? 1 ओवर एक्स का स्क्वायर है, इसको आप x की पावर -2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
हाँ जी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात तो नहीं है। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो फिर इसको भी लिख ही सकते हैं। आइए तो इसको लिखते हैं फिर। दिस इज जी एट ए हाइट एच, जी ऑन द सरफेस 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर क्या लिखूं? वेरी नाइस। ठीक है जी, -2 हो गई, समझ आ गया भाई। अब ध्यान दो आगे, जब जब ये न्यूमिनेटर वाली टर्म h डिनोमिनेटर वाली टर्म से बहुत छोटी हो, फिर से ध्यान से सुनो, अगर ये चीज इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटी हो, फिर बच्चों क्या होता है, ये पावर अलोंग विद द साइन यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, h ओवर r को आप देख रहे हो ना, ये टर्म को, अगर h r के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, जैसे अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, अगर आप कहो जी मैं भी 5 किलोमीटर की हाइट तक जाके जी की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो 5 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं, नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है। तो आपका ये नेगेटिव साइन और पावर यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस चीज का एक स्पेसिफिक नाम है, बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। आपको बड़ी क्लास में करवाएंगे टीचर्स, आपको अभी नहीं बतानी इन्होंने। आप इतना याद रखिए कि किसी भी फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से छोटी होगी तो पावर अलोंग विद द साइन यहाँ पे आकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब मैं नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, आप करवाएंगे। बताइए क्या लिखूं? g एट ए हाइट h इज इक्वल टू g ऑन द सरफेस 1 -2 को इससे मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? -2h डिवाइडेड बाई r, तो वैसे ही रह गया। सो -2h अपॉन r आ गया बेटा। सो यही तो हमें डिराइव करना था। सो दिस इज हाउ योर g वेरीज विद द हाइट व्हेन द हाइट इज वेरी 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 स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। और बेटे देखो, इस g को आप m से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से जब आपने मल्टीप्लाई किया, g एट ए हाइट h, दिस इज m इंटू जी 1 - 2h अपॉन r आ गया बेटा ये। ठीक है, तो m इंटू जी हमने कल क्या दिया था? w वेट, वेरी गुड, आपको याद है। वेट एट ए हाइट h, दिस इज वेट ऑन द सरफेस 1 - 2h अपॉन r। तो बच्चों क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को बेटा? क्लियर टू ऑल? कोई डाउट वाली बात तो नहीं है? चले आगे फिर। जैसे कल आप लोग कह रहे थे, इनके ऊपर बेस में एक एक या दो दो न्यूमेरिकल करवा देता हूं, फिर आपका ये कंसेप्ट बेटे बिल्कुल आपको परफेक्टली लर्न हो जाएगा। सो आइए बेटे आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, लिखो न्यूमेरिकल फिर एक बेटा। कैलकुलेट द, राइट डाउन बेटे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट ए हाइट h equal to 1/4 of the radius of earth। Calculate the value of g, लिख लो बच्चों, calculate the value of g at a height h equal to 1/4 the radius of the earth। मतलब हाइट h जो है ये रेडियस के 1/4 के बराबर है, इतनी हाइट पे आप g निकालना चाहते हैं। 1/4 रेडियस को, रेडियस का 1/4 पार्ट आपने ले लिया, इतनी हाइट तक ले गए आपको अपने ऑब्जेक्ट को। देखो बेटे, ये जो हाइट h है ये अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिव है, अब काफी ज्यादा बड़ी हाइट है ना बेटे। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? g एट ए हाइट h इज g ऑन द सरफेस r का स्क्वायर अपॉन r प्लस h का सारे का स्क्वायर। ये यूज करेंगे, हमने कल जो किया था, आज वाला नहीं, क्योंकि आज वाले में हमने बोला था हाइट h जो है दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस। सो h की ये वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करें। सो वी विल हैव g एट ए हाइट h, g ऑन द सरफेस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h की जगह पे बेटे मैंने लिखा r/4
तो डियर चिल्ड्रन इसका सारे का कर दिया जी स्क्वायर। समझ आ रही है बात? अब ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और हमारा यहाँ पे कोई बड़ा काम नहीं। दिस इज इक्वल टू, ये आपका आर स्क्वायर एज सच रह गया, ब्रैकेट के अंदर 4 आपका एलसीएम, 4 इंटू आर, दिस इज 4r प्लस आर एज सच, और इसका बेटा सारे का स्क्वायर। ठीक है जी? क्यों बेटे? इनको ऐड करो फिर, g एट ए हाइट h इज g ऑन द सरफेस, और ये आपका r का स्क्वायर एज सच, 4r प्लस r कितना हो गया? 5r, नीचे 4 एज सच है, इसका सारे का स्क्वायर करना होगा। ठीक, अब देखो इसका स्क्वायर भी कंप्लीट कर दो। यहां पर g एट ए हाइट h इज g ऑन द सरफेस, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, जी हो गया 25, r का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, ये 16 ऊपर चला जाएगा जब आप इसको रीअरेंज करोगे। सो g एट ए हाइट h, दिस इज g ऑन द सरफेस, r का स्क्वायर, ये 16 चला गया ऊपर, मल्टीप्लाई हो गया, और ये 25 r स्क्वायर नीचे रह गया। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कट गया, g एट ए हाइट h इज g ऑन द सरफेस इंटू 16 अपॉन 25। तो ये 16 अपॉन 25 आप सॉल्व कर लोगे, पॉइंट्स में आ जाएगा कुछ ये। ठीक है जी? इट विल मीन दैट कि g की वैल्यू जो है हाइट के साथ जब जब आप इसको ज्यादा हाइट पे लेके जाओगे कम होती जाएगी। समझ आ गई सारे बच्चों को बेटा? चलें जी आगे अब। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। इसके बाद हमारे पास है थोड़ा डेप्थ वाला भी एक न्यूमेरिकल कर लें, देन वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड विद आवर डिस्कशंस बेटा। डेप्थ के साथ रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, लिख लेना बेटे, एक प्रॉब्लम लिख लेना। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 250 न्यूटन। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लिख लो पुत्र, the weight of an object on the surface of earth is 250 newton. Calculate its weight. हाँ जी बेटे, weight of an object on the surface of earth is 250 newton. Calculate the weight at a depth d equal to 1/2 of the radius और r/2। इतनी डेप्थ पे आप वेट निकाल के बताइए। लास्ट टाइम बेटे हमने डिस्कस किया था कि जो g की वैल्यू है एट ए डेप्थ d, दिस इज इक्वल टू g ऑन द सरफेस इनटू 1 माइनस d ओवर r। देखो चेक करो, यही किया था, याद है? ठीक है, तो d तो आपको पता है r/2 के बराबर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लेकिन बेटे देखो आपको वेट दे रखा है, g नहीं दिया उन्होंने। तो वेट इससे वेट बनाने के लिए क्या किया था हमने कल? मास से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो m इंटू जी एट द डेप्थ, m इंटू जी ऑन द सरफेस, 1 माइनस d by r, दिस इज वेट एट ए डेप्थ d, this is the weight on the surface. Weight at a depth d, weight on the surface 1 minus d by r। d आपको r/2 दे रखा है, so weight at a depth d बन गया weight on the surface 1 minus d की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा बेटे? r/2। तो ये नीचे वाला r ऐसे ही रह गया, इसको हमने कुछ भी नहीं चेंज करना, लेकिन r के साथ r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद वेट एट ए डेप्थ d, दिस इज वेट ऑन द सरफेस 1 माइनस 1/2। 1 में से हाफ को माइनस किया, कितना बचा? हाफ ही बच गया।
तो वेट एट ए डेप्थ डी, दिस इज वेट ऑन द सरफेस इंटू 1/2। अब वेट ऑन द सरफेस कितना है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सो वेट एट ए डेप्थ डी, दिस इज 250 इंटू 1/2। 250 का हाफ कितना होता है, वेरी नाइस वेरी नाइस, 125 न्यूटन। सो अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को इतनी डेप्थ पे ले जाओगे तो उसका वेट भी हाफ हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट विच वी वर टू डिस्कस। समझ आ गई बात बेटा सारे बच्चों को? अब इसके साथ रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर करवा देते हैं रिपीट, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपको आएगा तो आप कर लोगे ना इजीली। फिर से देखो एक बार, ये जी की वेरिएशन डेप्थ के साथ थी, हमने जी नहीं, हमें वेट दिया हुआ है, हम जी को मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। मास से मल्टीप्लाई करने पे हमें वेट मिल गया। डी आपको दिया हुआ है रेडियस का हाफ, इसकी वैल्यू आपने पुट कर दी, रेडियस का हाफ r/2 पुट कर दिया। देन 1 - 1/2 बच गया, 1 - 1/2 आपका हाफ ही होगा। सो इसको सिंपली वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दिया। दिस इज हाउ वी हैव टू गेट इट डन। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई डाउट तो नहीं रह गया? अब चलिए आगे चले। देन इसके बाद बेटे मेरे पास बात आ जाती है स्मॉल डिस्कशन अबाउट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। बेटा आइए देखिए, मून की सरफेस पे जी की वैल्यू जो है किस तरीके से आप वर्कआउट करोगे, और ये जी की वैल्यू मून की सरफेस पे है कितनी। लेट अस बिगिन विद दिस डिस्कशन। बेटा जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटे मून की सरफेस पे जी वर्कआउट करने के लिए हमारे फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। वी हैव डिस्कस्ड दैट बेटे जी जो है ये Gm/r का स्केयर होता है। वी हैव डिराइव्ड दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ पे अगर आप मून के लिए ये सारा काम कर रहे हो तो कैपिटल M जो होगा इट विल बी द मास ऑफ द मून। जितना भी मून का मास है, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा ना, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बुक, वहां से मास देखो कितना है। और रेडियस ऑफ द मून भी आई थिंक आपको नहीं याद होगा। ओके नो प्रॉब्लम, आप बुक से देख सकते हो। दिस इज द रेडियस ऑफ द मून। मतलब जो जो वैल्यूज हमने अर्थ के लिए पुट की थी वो वैल्यूज हमने मून के लिए पुट कर देनी है। कैपिटल जी तो आपका बदलता नहीं है ना, तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए। तो जी की वैल्यू मून पे आपको मिल जाएगी बेटा 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे ये रिजल्ट याद है, मैंने लिख दिया इसलिए डायरेक्टली। आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है। और ये जो रेडियस ऑफ द मून है बेटा, ये अर्थ के कंपैरेटिवली स्मॉल है बिकॉज मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और मास ऑफ द मून जो है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 किलोग्राम। अर्थ का 24 था ना, वो 22 है। तो ये थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है, आप सिंपली फ्री टाइम में वैल्यूज पुट करके इसको आराम से कर लेना और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा बेटे एक चीज और है, कई बार वो आपको कह देते हैं कि जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे और मून पे जो है उनको रिलेट करके बता दीजिए। तो बेटे जी की वैल्यू जो अर्थ पे है, याद रखिएगा, मून पे, सॉरी नॉट अर्थ पे, दिस इज 1/6 टाइम्स द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून। ये आपका रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आपका मून जो है उस पे जी की वैल्यू अर्थ के कंपैरेटिवली 1/6 टाइम्स है, मतलब कम है, थोड़ी है। इसका बेटे क्या मतलब, इसका फायदा होगा या नुकसान होगा? इसका फायदा या नुकसान की बात यह है कि अगर आप अर्थ की सरफेस पर 1 मीटर या 2 मीटर तक जंप कर सकते हो, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है ना, तो मून की सरफेस पे ग्रेविटी कम है, वहां पे आप बहुत ज्यादा हाइट तक जंप कर सकते हो क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ी होगी। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा बेटा, अर्थ की सरफेस पे आप मान लीजिए 2 मीटर तक या 3 मीटर तक जंप कर लेते हो, भाग के रनिंग करके जंप कर लेते हो,
लेकिन मून की सरफेस पे क्योंकि जी कम है, मून अपनी तरफ कम खींच रहा है आपको इन कंपैरिजन टू द अर्थ, तो वहां पे आपका जंप काफी ज्यादा हाई तक चला जाएगा। सो इन दिस मैनर बेटे ये जी की वैल्यू का वहां पे कनेक्शन है, और इस तरीके से आप बेटे दोनों को रिलेट कर सकते हो। आपको याद होगा बेटे हमने स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंसेस की बात की थी, मास और वेट में डिफरेंसेस की बात की थी। यू रिमेंबर दोज पॉइंट्स और नॉट? शुड आई रिपीट दैट? कर दें एक बार? चलिए बेटे इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। मास और वेट पहले करवा देता हूं, फिर हम स्मॉल जी एंड कैपिटल जी को बेटा फोकस करेंगे। लेट अस डिस्कस मास एंड वेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मास एंड बेटे वेट। मास बेटे जो होता है, एज आपने लोअर क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। इट इज द क्वांटिटी of matter contained in a body। किसी बॉडी में कितनी मैटर जो है उसकी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, इसको मास बोल देते हैं। और वेट बेटे कल हमने किया था, वेट को क्या बोला था हमने बेटा? नहीं, मास इनटू जी तो बोला ही था। वेट जो है, वेट इज द फोर्स with which an object is attracted towards the center of the earth। अर्थ के सेंटर की तरफ कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट हुआ पड़ा है, इसको हमने बोल दिया वेट। देन बेटे सेकंड पॉइंट जो है, इसमें आप यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हो। मास जो है, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। एसआई सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और वेट बेटे एसआई सिस्टम में किससे मेजर करते हो? वेट। एसआई सिस्टम में वेट का क्या यूनिट है बच्चों? वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। एसआई सिस्टम में वेट का यूनिट न्यूटन है। देन मास जो है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिसकी डायरेक्शन ना हो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, और वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट में देखो बेटे, अगर कोई चीज आपको विजिबल है, कोई भी चीज आपके सामने पड़ी है, वो मैटर की बनी हुई है, तो फिर वो उसका मास तो जीरो नहीं हो सकता। कोई चीज है तो उसका मास तो जीरो नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, वेट जीरो हो सकता है? अरे हो सकता है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मैं अभी आपको प्रूव करके बताता हूं ये पॉइंट्स लिखवाने के बाद। मास कैन नॉट बी जीरो, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता मास। ऐसे लिख लो, जीरो और नेगेटिव। नेगेटिव मास का भी सुना है? इमेजिनरी हो जाएगा फिर तो वो नेगेटिव होता नहीं है। क्लियर? लिख ले बच्चे, कुछ लिख ले। देन फोर्थ इज वेट कैन बी जीरो एज वेल एज नेगेटिव। वेट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आपको ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जीरो कब होगा, कहां पे होगा, और नेगेटिव कब होगा। तो ये पॉइंट्स क्लियर है सबको? पांचवा कौन सा लिखना चाहते हैं, बोलिए आप। मैंने इसी पॉइंट को बाइफरकेट करके पहले आपको लिखवा दिया था। एक में जीरो, अगला पॉइंट बना के लगा दिया था आपको कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। मैंने इकट्ठे कर दिया बेटे, 5 ही हैं पॉइंट्स आपके, ऐसी कोई बात नहीं है।
नाउ बेटा लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वेयर द वेट इज जीरो, रब कर दो बेटा ये, वेयर द वेट इज जीरो एंड वेयर द वेट may be negative. Let us focus upon this with content और टॉपिक. देखिए वेट के लिए आपने फॉर्मूला बेटे डिस्कस किया था बेटे डियर चिल्ड्रन कि जो वेट W है दिस इज अभी अभी बेटे हम डिस्कस कर रहे थे डेप्थ के साथ वेरिएशन. वेट एट ए डेप्थ D दिस इज इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस इनटू 1 माइनस डी बाई आर था बच्चों. अब अर्थ के सेंटर पे डेप्थ कितनी होगी मुझे ये बताइए पहले. आप अर्थ की सरफेस से एक होल ड्रिल करते 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 सेंटर तक चले गए, कितनी डेप्थ हो गई? रेडियस के बराबर. वेरी नाइस. सो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ डेप्थ आपका कितना हो गया? आर. इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? अब कर दें. चलिए वेट एट ए डेप्थ डी, वेट ऑन द सरफेस 1 माइनस आर बाई आर आ गया, आर से आर कट गया. तो फिर देखो वेट एट ए डेप्थ डी, डी कितना है? रेडियस के बराबर. ये लिख देना है साथ में, नहीं तो गलती लगने के चांसेस हो जाएंगे. दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑन द सरफेस 1 माइनस 1 कितना होता है बेटा? 0 multiplied by W, 0. So weight at a depth D equal to the radius is equal to 0. This is how your weight can be proved to be equal to 0. ये सेपरेट भी आपको पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में कि आप प्रूव करके बताओ कि वेट जो है ये 0 के बराबर होता है अर्थ के सेंटर पे. ठीक, क्लियर बेटा? आइए नेगेटिव वाला बताने जा रहा हूं आपको कि नेगेटिव कैसे. करो करो नोट करो बेटे, नोट करना जरूरी है. अच्छा ध्यान दीजिएगा. अब जब भी आपका ऑब्जेक्ट बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा हो और उसकी एक्सेलरेशन मोर देन जी हो जाए, ध्यान से सुन लीजिएगा. एन ऑब्जेक्ट accelerated downwards with the acceleration more than g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेट हो जाए अगर नीचे को, तो उसका वेट नेगेटिव हो जाएगा. ये याद रखिएगा. ठीक है बेटा? जब ये देखिए ये चौक का पीस है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ड्रॉप कर दिया मैंने, नीचे चला गया. जब ये नीचे जा रहा है इट इज एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, जी के बराबर. तो मैंने क्या कहा है कि जी से ज्यादा एक्सेलरेट करो ना इसको नीचे को. ठीक है? तो जब आप ज्यादा एक्सेलरेट करा दोगे, वो कैसे कराओगे? जोर से इसको नीचे मारोगे, नीचे फेंकोगे इसको. तो यहाँ आप ऐसे कह लो कि कोई और पर्टिकुलर आपके पास मैकेनिज्म है बाय विच यू कैन मेक दिस ऑब्जेक्ट टू अटेन द एक्सेलरेशन मोर देन जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड की बात नहीं कर रहा मैं. उस केस में आपका वेट जो है दैट विल बिकम नेगेटिव. क्लियर बेटा? देन बेटे हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन. आइए इसको भी फिनिश करें सो दैट नेक्स्ट टाइम हम अपना नया चैप्टर रिवीजन वाला स्टार्ट कर पाएंगे. केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन बेटे, लेट अस फोकस अपॉन दीज लॉज. इसी में है कि किसी और में है? भूल तो नहीं गए आप? नहीं भूले, भूलना नहीं है. केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स बेटा फर्स्ट लॉ जो है इट स्टेट्स दैट all the planets revolve around the sun in elliptical orbits with the sun at the center of elliptical ऑर्बिट.
वैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट का सेंटर नहीं होता, फोकस होता है, फोकस आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एलिप्टिकल पाथ है बेटा, ऐसा एलिप्टिकल पाथ होता है। आपने देखा है मैथमेटिक्स में एलिप्स, सुना कभी कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, नहीं सुना तो ठीक है, इस तरीके का होता है एलिप्स। अब आपको कहा गया है कि ये एलिप्स जो है ना, इसके दो फोकस होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, इसको फोकस बोल दिया। इसकी मैं बात नहीं करता प्रेजेंटली, फिर कंफ्यूजन होगा आपको। फोकस पे सन है, सन यहां पे है, ठीक है, और आपका प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इसके राउंड अबाउट। आपके प्लेनेट के बिना और भी हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, दे आर ऑल रिवॉल्विंग इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। और सन कहां पे है? सेंटर ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट पे। दूसरा लॉ क्या कहता है, सुनिए वो भी। क्या है? विद द सन एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, या एट द फोकस ऑफ द एलिप्स भी आप लिख सकते हो। सेकंड लॉ बेटे आपको क्या कहता है? केपलर्स सेकंड लॉ। ये बेटे आपको कहता है कि सन से लेकर, ये मान लो प्लेनेट आपका यहां पे पड़ा है, मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैथमेटिकली समझा रहा हूं आपको। सन से लेकर प्लेनेट तक आपने लाइन ड्रॉ कर दी, और मान लो जैसे आपकी अर्थ जो है एक कंप्लीट ऑर्बिटल पाथ में 1 साल का टाइम लेती है मूव करने के लिए, मान लो 2 महीने के बाद आपका प्लेनेट यहां पहुंच गया इस पोजीशन पे, आपने इसको भी ज्वाइन किया, टाइम आपने नोट कर लिया कि 2 महीने लग गए थे, देन आपने ये एरिया वर्कआउट कर लिया। जब अब आपका प्लेनेट इस तरफ पहुंच गया यहां पे, आपने फिर से इसको ज्वाइन किया, अब 2 महीने का टाइम जो होगा, जितना उतना आपने इधर लिया था सेम टाइम, आपका जो प्लेनेट है दैट विल मूव मोर देन दिस डिस्टेंस बिकॉज इट इज नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये यहां पे आ जाएगा, ये तो ये एरियाज दोनों बराबर होंगे, ये बात सेकंड लॉ कहता है। फिर से ध्यान से समझना जरा, सेकंड लॉ कहता है कि जब आप सन से लेकर प्लेनेट तक रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर देते हो, तो ये बराबर के टाइम में दोनों बराबर के एरियाज स्वीप आउट कर देता है। समझ आ गई बात बेटे? द रेडियस वेक्टर, सुन लीजिए जरा ध्यान से, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्लियर? नाइस बेटा। थर्ड लॉ, और लिखना बेटे फिर से सुन लो एक बार, लिखने वाला काम आप खुद कर लें, टाइम इज रनिंग आउट, वो टाइम निकल रहा है, थर्ड लॉ रह जाएगा, इसलिए मैं नहीं थोड़ा स्किप कर रहा था, मैं बोल देता हूं फिर से। रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये एरिया इस एरिया के बराबर है, जैसे मर्जी लिख लो इसको। थर्ड लॉ भी देख लो, फिर टाइम खत्म हो जाएगा हमारा। थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम कह दें कि मान लें, पहली बात तो ये है कि ये रेडियस एलिप्टिकल नहीं है, ये स्फेरिकल है, मानना पड़ेगा पहले। रेडियस का वैल्यू आपने आर लिया, यहां से आपका प्लेनेट शुरू हुआ मूव करना, और मूव करते करते वापस इसी पॉइंट पे आने के लिए इसने टी के बराबर का टाइम लिया। टी को बोलेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ये रेडियस है प्लेनेट का। अब हमने वैसे स्फेरिकल या सर्कुलर नहीं है, हमने माना है कि पाथ सर्कुलर है। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड जो है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, दिस इज थर्ड लॉ। तीसरा लॉ कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दोगे जब आप, ठीक है, जितना टाइम इसको एक पूरा ऑर्बिट घूमने को लगा, उसका स्क्वायर इसके रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको केपलर्स कांस्टेंट कहते हैं, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब। ये आपका केपलर्स थर्ड लॉ है, ठीक है जी। सो थैंक यू ऑल बेटा, बेल हैज गॉन, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।